जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ बच्चों, आपकी एग्जाम हो गई है और बहुत अच्छी एग्जाम इस बार गई है। सभी बच्चों का ये कहना है कि सर बहुत अच्छे से हमने पेपर को सॉल्व किया और लगभग हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है सही जा रहे हैं, कट ऑफ भी हमारा क्लियर हो रहा है। चलो, तो उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए कि वो तैयारी और करते रहे एसएसबी के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमने यहां क्लासेस में पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि जो हमारी 20 क्लासेस है इनको अगर आप अटेंड करोगे तो क्वेश्चन आपको वही के वही देखने को मिल जाएंगे। अब याद रखना, क्वेश्चन या तो वही भी आए, बिल्कुल मैं बताऊंगा सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया है, या थोड़ा सा उसको फेर बदल के उन्होंने मॉडिफाइड करके यहां पर एग्जाम में पूछा है। जी हां, मैंने आपसे बोला था कि ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आपको अटेंड करना है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो एनसीईआरटी से आए, मैं उस पर भी लेक्चर लेके आऊंगा, इसलिए मैं हमेशा बच्चों क्लास में या यहां पर ऑनलाइन भी कहता हूं एनसीईआरटी फोकस करके पढ़िए एनडीए के बच्चों के लिए। तो बच्चों, हमने प्रूफ के साथ आपके सामने आए, तो लगभग जो मैं जिन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं आपसे, वो क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के हैं जिनको हमने यहां पढ़ाया और एज इट इज ऐसे पूछे गए हैं। जी हां, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे हिस्ट्री की। जी हां, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? में हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने देखेंगे इस बार लगभग 14-15 क्वेश्चन पूछे गए, जो हर बार की तरह रहते हैं, 2-3 कम ज्यादा रहते हैं। फिर पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार थोड़े से उन्होंने बढ़ा दिए, पिछली बार 1 या 2 क्वेश्चन थे, इस बार अराउंड इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से हमें पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन को लेते, तो इस बार 2 क्वेश्चन है, तो अराउंड इस बार हमने 20 क्वेश्चन के करीब उन्होंने पूछा है, यानी 80 नंबर का आपके एनडीए में पूछा है। क्लियर है? और हम ये दावा तो नहीं करते कि जो हम पढ़ाते वही आता है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे 80% तो वो आता है। मैं आपको अभी यहां पे प्रूफ करूंगा, ठीक है? कैसे? जी हां, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज मैंने सारे लेक्चर, और आप जाके भी देख सकते हैं कौन से लेक्चर में कौन से नंबर का क्वेश्चन, इसलिए मैंने प्रूफ के साथ में यहां पर आया हूं, ठीक है? चलो आइए बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन मेरे पास, क्योंकि ये सेट डी था एनडीए का, आप देख लेना आपके इसमें ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। क्वेश्चन था फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ सेक्रीफाइस हर लाइफ वाइल पार्टिसिपेटिंग इन। मैंने आपको बोला था कि ये पीवाईक्यू पहले भी एनडीए में आ चुका था, इसलिए मैंने इसको उस समय करवाया था, क्योंकि मैंने बोला था कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं वो पीवाईक्यू है, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या रखा था, उसमें पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रखे थे, उसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रखे थे, और न्यू जो करंट अफेयर से हिस्ट्री को रिलेटेड करता है वो क्वेश्चन रखे थे। इस पैटर्न पे मैंने बनाया था, जो बखूबी उसी की तरह क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो मेरे पास जो सेट है उसमें 54 नंबर का क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ का संबंध किस मूवमेंट से था, ठीक है। अब मैंने आपको देखो ये कहां पढ़ाया था, मैंने आपको ये हमारी 16 नंबर की क्लास में 2300 नंबर का क्वेश्चन था, एज इट इज आप देख लीजिए। फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ वॉज मार्टिडम। मैंने कहा बस क्वेश्चन चेंज है, शहीद हुई, बात तो वही कनकलता बरुआ वाला, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि सिपोर म्यूटनी 1857 से कोई लेना देना नहीं था। क्विट इंडिया के बारे में बताया था 1942 AISF, ये आपको दिख रहा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ये कार्यकर्ता थी। तिरंगा हाथ में लेते हुए बंगाल के अंदर इन्होंने ये आंदोलन किया था, तो इसका आंसर क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट आपसे यहां पूछा है, बस एज इट इज क्वेश्चन है। मैंने कहा थोड़ा सा फेरबदल कैसे करते हो, बी को सी कर देते, सी को डी कर देते, बस एज इट इज। आपको कोई भी यहां पर नहीं दिख रहा, कोई चेंज नहीं दिख रहा प्रूफ के साथ। ये देखिए यहां पे इसका आंसर बी था, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहां पे इसका आंसर डी है, बस क्वेश्चन वही है। देखा आपने? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम यहां क्वेश्चन करवाते उसको सीरियस लेके थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। आ गया 4 नंबर की, फ्री का 4 नंबर मिल जाता आपको, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं प्रूफ के साथ। नेक्स्ट आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने कहा कि मेरे पास सेट डी है, उसके हिसाब पे 90 नंबर पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट कंसिस्ट मेंबर फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा, जहां पर राज्य जो सभा है उसके मेंबर नहीं होते उस कमिटी में।
पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से। देखो अब यही आ जाइए आप यहां पर जो मैंने पढ़ाया था ये क्लास नंबर 19 जब मैं मैराथन ले रहा था उसमें, और क्वेश्चन नंबर 47 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। अपर हाउस को राज्यसभा कहते, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, यहां अपर हाउस लिख दिया, राज्यसभा लिख दिया, ठीक है। देखो पब्लिक अकाउंट कमिटी दिख रहा है आपको यहां पे, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग दिख रहा है आपको, जो यहां पर भी दिख रहा है, एस्टीमेट कमिटी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये अलग से दे दिया ना। क्वेश्चन को फ्रेम क्या कर दिया, अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन इतना है कि भाई वो कमिटी बता दो जिसमें राज्यसभा के लोग नहीं होते हैं। यहां पर आंसर क्या दिया था मैंने, ये देखो एस्टीमेट कमिटी बताया ना, 30 मेंबर होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से होते हैं, ये लिखा रहा है यहाँ पे। पब्लिक अकाउंट कमिटी में मैंने बताया 22 लोग होते हैं जिसमें 15 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से, बाकी कमेटी को भी यही हाल है। तो इसका मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का आंसर नहीं था, एस्टीमेट का ये भी आंसर नहीं था, पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका आंसर था एस्टीमेट कमेटी। क्या आंसर था बच्चों, एस्टीमेट कमेटी, यानी ओनली 2, ये सी आंसर है। थोड़ा सा मॉडिफाई, ये क्वेश्चन एज इट इज है भाई, इतना तो दिमाग वो भी लगाएंगे ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देंगे कि बिल्कुल पूछ लिया आप लोगों से। तो बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखते कि यहां पढ़ाया था कि एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के लोग होते, राज्यसभा के नहीं होते, वही आंसर यहां देना था। क्लियर है, ठीक है। 8 नंबर की बात, ऐसे ही क्वेश्चन आ गए। फिर मैंने ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ाया था, ये यहां पर देखो क्लास नंबर 20 में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके 50 नंबर पे था, कमिटी ऑन एस्टीमेट एंड एडहॉक कमिटी, जिसके बारे में बता, देखो यहां मैंने लिखा था कि इसमें 30 लोग होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं, है ना। ये स्टैंडिंग कमिटी, क्योंकि इसमें दोनों आंसर गलत थे, तो मैंने इसको यहां पर भी बताया था। अगर यहां पर भी आपने सुना होगा तो आप क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो 2 बार इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका था उस समय, ठीक है बच्चों। तो एस्टीमेट कमिटी एक ऐसी कमिटी है जिसके मेंबर जो होते हैं बच्चों, वो सिर्फ लोकसभा के होते हैं। इसमें 30 मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर ओनली 2 आ रहा था, सी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो हमने यहां पर क्वेश्चन में देखा, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एज टू डिस्क्वालीफाई या डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन। ये क्वेश्चन कई बार मैंने जब शेड्यूल्स पढ़ाए थे, देखो ये शेड्यूल में यहां पढ़ाया था क्लास नंबर 19 में, 34 नंबर का क्वेश्चन था। यानी एक ही क्लास में जो 19 और 20 क्लास थी उसमें 5 क्वेश्चन आए हैं ऐसे कैसे। तो क्लास नंबर 19 में क्या था, 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको 10 ही शेड्यूल बताया था, 10 ही शेड्यूल बताया था। लेकिन जो ऑप्शन 4 थे उनमें से मैंने सारे शेड्यूल बताया था। देखो पहला प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया, मैंने बताया, देखो ये 5th शेड्यूल ये लिखा रहा है यहां पे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो है ये कौन सी शेड्यूल में बच्चों, इसका आंसर, क्योंकि 7 शेड्यूल पूछा था तो 7 शेड्यूल बी आंसर था। यहां पे मैंने सब्जेक्ट भी बताया था कि इसमें है ना 99 है, इसमें 59, इसमें 52 है। फिर लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज लेजिस्लेशन, देखो यहां लिखा रहा है 8th शेड्यूल बताया था। और ये यहां पर प्रोविजन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ऐसा कैसे ही आ गया ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, ये मैंने लिखा है 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में प्रावधान है। और एक बार तो मैंने पूरा 10 शेड्यूल ही आपको पढ़ा दिया था, 10 ही अनुसूची बताई थी किसमें क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये जो 10th शेड्यूल है इसके लिए हमने 52nd अमेंडमेंट किया था, ठीक है, 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसे ही पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आचार्य, ये तो लगभग 3 बार पढ़ाया था मैंने, 3 क्लासेस में, मैंने एग्जांपल आपको दूंगा, 3 क्लासेस में पढ़ाया मैंने। आचार्य विनोबा भावे रिसीव्ड द फर्स्ट डोनेशन ऑफ द लैंड अंडर द भूदान मूवमेंट, कितनी बार पढ़ाया था, भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पोंचमपल्ली, ठीक है ना, वहां से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर ये डी है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने कहां पढ़ाया था, क्लास नंबर मैंने फर्स्ट में भी इसको पढ़ाया है, 11th में भी पढ़ाया और 19 में भी पढ़ाया, 3 बार ये आया था क्वेश्चन। देखो यहां क्या है, ये आ गया पोंचमपल्ली, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट बिकम फेमस अप्रैल 1951 बिकॉज
क्वेश्चन क्या पूछा कि ये पोंचमपल्ली नालकोंडा का जो डिस्ट्रिक्ट फेमस क्यों हुआ था? ये देखो मैंने आंसर यहां टिक कर रखा था। भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च देयर बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे ने यहां से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि यहीं पर उनको पहली जो जमीन दान में मिली थी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब यही मैंने और कौन सी क्लास में पढ़ाया? फर्स्ट क्लास में मैंने 17 नंबर पर ही क्वेश्चन भी पढ़ाया आपको। देखो ये पोंचमपल्ली नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तिलम बिकम फेमस इन अप्रैल, तो ये भूदान मूवमेंट है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि रिपीट हुआ था इसलिए हम 2 बार बताया था। ये डोनेशन इनको मिला था, बाद में गवर्नमेंट को इनको दिया था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मैंने देखो क्लास नंबर 11 में 14 नंबर पे पढ़ाया था। इन विच स्टेट वॉज भूदान मूवमेंट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड? क्यों? अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन जब पूछा गया होगा, पहले उस समय तेलंगाना नहीं बना होगा, उस समय आंध्र प्रदेश था ही। तो मैंने यहां पर यह भी बताया था कि बच्चों ये इस क्वेश्चन के आधार पे आंध्र प्रदेश, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना ये लिखा रहा है। फिर जगह भी लिखी मैंने, देखो लिखा पोंचमपल्ली, फिर ये 1951 दिख रहा है आपको, और ये विनोबा भावे दिख रहा है। तो 3 बार ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया आपसे, ठीक है। 3 बार आया, 1 बार नहीं 3 बार आया बच्चों, और वही पूछा गया था। डी इसका आंसर था पोंचमपल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फंडामेंटल पॉलिटी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? यहीं पर आपसे आर्टिकल 19, ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 19 के बारे में, राइट टू फ्रीडम। फिर मैंने 6 राइट्स भी बताए थे, कौन कौन से राइट्स इसके बारे में हैं, कौन से राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ाया था उस समय भी बताया था। तो क्वेश्चन यहां पर क्या था? क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल राइट गारंटी अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर मैंने बताया था कि ऐसे 5 आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट के साथ साथ उनको उनका अधिकार जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलता है। जो पर्सन्स होते हैं, जो विदेशी फॉरेनर्स टूरिस्ट होते हैं, जिनको हम एलियंस कहते हैं पॉलिटी की भाषा में, उनको नहीं मिलता है। फिर मैंने 15, 16, 19, 29 और 30, तो 19 बताते समय मैंने ये बताया था, यहां पर जो बताया फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल, क्योंकि आप इसमें चैलेंज दे सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल, बिल्कुल गवर्नमेंट में इस पर लगाए रेस्ट्रिक्शन लगाए, इसलिए इसका आंसर दोनों ही था, 1 और 2। तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट क्वेश्चन वही आपसे पूछे गए आर्टिकल 19 वाला। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्वेश्चन था डोमिंगो पेस, और डोमिंगो पेस आप जानते हैं विजयनगर में जब विजयनगर पढ़ा तो 2 टूरिस्ट के बारे में जरूर बोलता हूं, दुआरते बारबोसा और डोमिंगो पेस। क्लियर है? देखो यहां पे हु अमंग द रूलर ऑफ विजयनगर मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन अलबुकर पोर्तुगीज गवर्नर। और जब मैं पोर्तुगीज गवर्नर पढ़ाता हूं, यानी पोर्तुगीज गवर्नर अलबुकर्की के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशन थे उसी समय। क्यों थे? क्योंकि 2 ट्रेवलर इनके समय आए और इनके विजयनगर में रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे। एक का नाम था डोमिंगो पेस और एक का नाम था दुआरते बारबोसा। तो एक वास्को डिगामा आया, कालीकट पहुंचा, ठीक है ना। तेलानी रामा कृष्णा के बारे में बताया था, क्योंकि कृष्णदेव राय के बारे में लिख रहे हो। किसके बारे में लिख रहे हैं? कृष्णदेव राय के बारे में लिख रहे थे। अब यहीं पे आपसे पूछ लिया डोमिंगो पेस डिस्क्राइब किंग दिस वर्ड मीडियम हाइट एंड फेयर कंप्लेक्शन गुड फेयर रेदर देन। तो उनके बारे में वो कैसे दिखते, कैसे दिख रहे हैं, उनका शरीर कैसा है, वो सब कुछ। तो सुबह एक डोमिंगो पेस किसके समय आया? कृष्णदेव राय के समय आया, और जिसके समय आया उसी के बारे में लिखेगा। तो इसका आंसर था कृष्णदेव राय। सिंपल सा भाई, ठीक है ना। जो ट्रेवलर जिस राजा के समय आएगा उसी के बारे में लिखेगा। तो पोर्तुगीज का संबंध जो है विजयनगर से बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर ऑफिशियल ऑफिस वाज परमानेंटली एबोलिश। तो जहां गवर्नमेंट ने ये जो पद है खत्म कर दिया था, ऑफिशियली जो है गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया। अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे, सर इसमें तो ये बोला नहीं कि वो अंग्रेजों वाले समय की बात हो रही है या फिर फ्री इंडिया की बात हो रही है। अब देखो यहां पर अगर अंग्रेजों के समय की बात होती तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन में होता, वो नहीं है। इसका मतलब ये आजाद भारत 1947 की बात हो रही है। और 1947 में मैंने बताया था कि ये देखो यहां सारी चीजें मैंने बताई थी। क्वेश्चन नंबर क्लास नंबर 16 में 7 नंबर के क्वेश्चन में हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब मैं पढ़ा रहा था उसका आंसर क्या था? वॉरेन हेस्टिंग था, लेकिन सब लिखा था मैंने, यहां पे सारी चीजें लिखी थी। ये देखो मैंने इसी को अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर लगा देना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये पूछा है। अगर आपसे ये देखो नीचे लिखा फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आपको लॉर्ड कैनिंग लगाना है।
अगर आपसे लास्ट वॉइसर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। फिर मैंने आपसे ये देखो सी राजगोपालाचारी दिख रहा है। अगर मैंने आपको बोला था कि अगर पूछा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एज ए इंडियन, पहला भारतीय, तो उसका आंसर राजगोपालाचारी था। अब क्वेश्चन को कैसे पूछा हूं, क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे पूछा कि वो गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। क्वेश्चन वही पूछने का तरीका देखो, लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया है, लेकिन इंडियन नहीं है क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल का पद खत्म नहीं किया था। गवर्नर जनरल का पद खत्म किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बाद 1950, और इसी की जगह हमारे प्रेसिडेंट आ गए थे। तो उसका आंसर क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो मैंने आपको यहां बताया था, ये सी राजगोपालाचारी जी। तो एनडीए मैंने कहा ना मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा अलग ढंग से पूछेगा, क्वेश्चन वही रहेगा भाई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 5 ईयर प्लानिंग्स की। 5 ईयर प्लानिंग्स मैं बताऊंगा आपको, मैंने वही 5 ईयर प्लानिंग पढ़ाई जो यहां पूछी, लेकिन यहां स्टेटमेंट में पूछ लिया। तो मैं यहां पढ़ाया था प्लान एलोकेशन एग्रीकल्चर इरिगेशन परसेंटेज ऑफ टोटल प्लान आउटलेट वॉज हाइट। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, तो मैंने आंसर आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान है जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भागड़ा नागल डैम और ये बने थे। अब देखो ये पूछा गया फर्स्ट एंड 9th 5 ईयर प्लान अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी इन एग्रीकल्चर। देखो फर्स्ट में मैंने बताया एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, और कौन सी पे किया गया था, 9th पे भी किया गया। तो आपसे फर्स्ट तो यहां से कोरिलेटेड कर सकते थे आपकी भाई पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वहां पर एग्रीकल्चर का बहुत वो हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार मैंने पढ़ाया था। फिर देखो यहां पर थर्ड प्लान वाज बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमर मॉडल, तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो यहां पर भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन था हेराल्ड डोमर मॉडल जब आया था, तो मैंने यहां सेकंड पूछा था, ये सेकंड जो पूछा था यहां पर, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर महालोनविस था, और मैंने यहां बता दिया कि ये जो सारी चीजें हैं हेराल्ड डोमर ये फर्स्ट में थी, तो सुबह एक बात ये गलत हो जाएगा यहां पे। 7th प्लान फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये बात सही थी, इस पे फोकस किया गया था इसमें। एंड 9th 5 ईयर प्लान एम्फसाइज मैसिव इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर। देखो यहां ऊपर बोल ही दिया कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी, तो यहां नहीं माना जाएगा, तो इसका आंसर 1 और 3 जाएगा। तो कहीं ना कहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा एज इट इज ही आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कोरिलेटेड करके पूछा गया 2 बार। जब मैंने पढ़ा था कि सेकंड 5 ईयर महालोनविस मॉडल पे था, और मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये हेराल्ड डोमर पर था, वहीं उसको कहीं ना कहीं उनको मॉडिफाई करके स्टेटमेंट में पूछा गया। तो इंडी की खासियत है स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है थोड़ा सा कंफ्यूजन करने की, ठीक है। अब उसके बाद देखो आता है मनी बिल के बारे में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा था, इन द पासिंग ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन दैट shall return the bill which or without any recommendation within the stipulated time of। बहुत सिंपल पूछा था, यहां तो मैंने आपको टफ लेवल पे पढ़ाया था, क्लास नंबर 2048 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोविजन रिलेटेड मनी बिल। यहां तो बहुत बड़े स्तर पे पढ़ाया था। फिर मैंने बताया था आर्टिकल 110 में ही है, और फिर मैंने आपको बताया था यहां पर, इसलिए क्लास में सुनना भी बड़ा जरूरी होता है, हर चीज लिखवाई नहीं जाती, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें मैंने ऐसे बोली हो आप लोगों से। तो मैंने कहा था कि जो मनी बिल है ओनली राज्यसभा में पेश होता है, और सॉरी लोकसभा में पेश होता है, और 14 दिन के अंदर इसको राज्यसभा को यस नो करना पड़ता, नहीं तो बिल पास माना जाता। वही क्वेश्चन यहां था, बस अगर ढंग से सुन लेते तो काम हो जाता। इन द पासिंग ऑफ मनी बिल राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन शेल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। कितने दिन का समय उसके पास यस नो या रिकमेंडेशन देने में, 14 दिन का समय था। इसका आंसर सी होता आपका 14 डेज। क्लियर है, तो पढ़ते समय बड़े ध्यान से सुनना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही जो पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था 19वीं नंबर, मैंने बताया था 19 और 20 क्लास से लगभग 6-7 क्वेश्चन आ गए थे, 46 नंबर का स्टेटमेंट। सॉलिसिटर जनरल जब पढ़ा रहा था मैं, तो देखो मैंने बताया था एजीआई के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब वही क्वेश्चन यहां पूछा गया, the duties of AGI, Attorney General of India, to give advice to the Government of India upon such legal matter, to perform such other duties of a legal character as many from time to time be referred as to assigned to him by the President of India। बिल्कुल, ये AGI क्योंकि सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है,
उसके बारे में जो भी राष्ट्रपति इसको जो भी लीगल काम देता है वो बाकायदा करता है। तो ये हम जब सॉलिसिटर जनरल पढ़े तब एजीआई के बारे में हमने डिस्कस किया था यहां पर, क्लियर। तो इसका आधा स्टेटमेंट यहां पर है, देखो, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हु असिस्टेड द अटॉर्नी जनरल एंड हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा कि इसके अधीन भी बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। देखो अब यहां पर ये मैंने पूछा कि ये सॉलिसिटर जनरल को हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होता है, ये बात सही है। ये यहां पर लिखा ना एसजीआई इज सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सही में, क्योंकि पहले नंबर पे एजीआई होता है, तो ये सॉलिसिटर जनरल सेकेंड नंबर पे। वो स्टेटमेंट पूछा है भाई आप लोगों से, तो इसका आंसर क्या जाता है? सी इसका आंसर होता है। 1 और 2 दोनों सही जा रहे हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन है भाई, यहां अलग तरीके से, यहां को मॉडिफाई अलग तरीके से किया गया, बात तो एक ही है। तो इतने सारे क्वेश्चन बच्चों हमने यहां पर डिस्कस किए थे, ठीक है, जो बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको उसी तरह से सारे क्वेश्चन पढ़ना थे जो बहुत जरूरी। तो मैंने कहा अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो पढ़ाए वो आए, इसलिए मैंने फोकस करके बोलता हूं, हर बार बोलता हूं मैं कि एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। और बाकी के जो क्वेश्चन मैं आपको बाकायदा बताऊंगा एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, तो विथ प्रूफ आऊंगा मैं टॉपिक के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया, और एनसीईआरटी बेस से कई क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाते, इसलिए हम फोकस करते हैं, आप उसी को पढ़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी मिलते हैं। और आप मायूस ना होइए, अगर किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया फिर से लग जाइए नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। हमारे साथ फोर्स एकेडमी आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है, जो आप करना चाहेंगे मेहनत हम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको डबल मेहनत करना है। हम सारे क्वेश्चन यहां प्रोवाइड करेंगे, आपको भी मेहनत करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।